नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो साइंस का सीरीज चल रहा था, आज उसका तीसरा सेट है और यह ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 17 सितंबर 2018 का यह तीसरा शिफ्ट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। यहाँ गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए? क्यूटीन, सैफेरिन, सुबेरिन या काइटिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब क्यूटीन क्या है या सैफेरिन क्या है, सुबेरिन क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि सुबेरिन जो होता है यह एक रसायन होता है और यह ऐसा रसायन है जो कि गैसों और पानी को प्रवेश में रोकता है। वही क्यूटीन जो होता है यह एक मोम का बना हुआ होता है, ठीक है, मोम का बना हुआ होता है, अतः यह जल को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात जल से यह दूर ही रहेगा, जल को अवशोषित नहीं करेगा। अतः यह जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनमें यह पाया जाता है, ताकि वाष्पीकरण ज़्यादा ना हो पाए, जल का वाष्पीकरण रोकने में हेल्प करता है। तो आपका जवाब होगा क्यूटीन। लेकिन यहाँ पर जो है गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो यहाँ पर आंसर होगा सुबेरिन। उम्मीद करता हूँ यह समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। बेकिंग पाउडर और मिश्रण किसका किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही देखो, देखिए दोस्तों, कल एक गलती हो गई थी पहले वाले वीडियो में, जल्दी में सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का जो सूत्र था मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया था, तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में सही कर दिया हूँ। वो भी मुझे पता कब चला, जब एक व्यूअर ने कमेंट किया तब। उसका मैं फिर से दिल से धन्यवाद देता हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो का रिव्यू करूं फिर उसके बाद में अपलोड करूं, तुरंत बनाकर अपलोड कर देता हूं। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। देखिए यहाँ पर बेकिंग पाउडर जो आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा, तो उसमें और इसमें बस यही अंतर होता है कि बेकिंग पाउडर कब बन जाता है, जब उसमें टार्टरिक अम्ल मिल जाता है। अदरवाइज वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा ही कहते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का यह क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है, इजी है। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, तो इसमें ओन है। क्या है? अब ये देखिए, इसमें IPSC सिस्टम से भी अब क्वेश्चन देने लगा है। अगर IPSC सिस्टम पढ़े हैं आप, 10th में ही है हालांकि, तो आराम से कर ले जाएंगे। मैं अगर बताना चाहूँ तो कुछ बता देता हूँ। ये ओइक है, तो ओइक अम्ल होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड समूह में जोड़ा जाता है। और ये अल है, आप मेथेनल प्रोपेनल ये जोड़ते हैं, तो ये उसका है, एल्डिहाइड समूह कहते हैं जिसको। और ये ऑल जोड़ते हैं एल्कोहलिक समूह में, अर्थात ऐसे यौगिक जिसमें OH समूह होता है उसमें ऑल जोड़ते हैं, जिसमें CO समूह होता है उसमें ओन जोड़ते हैं। याद रहे, यह कीटोन समूह का मतलब क्या है, पहचान है कि उसमें CO रहेगा और CO के दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन श्रृंखला होगी। ओइक अम्ल का पहचान है COOH, तो ये आपको याद रखना है। और अल का क्या है, CHO। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये इसका आंसर आपको ओन, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 कि दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? तो वामावर्त किसका प्रवाह होता है?
तो देखिए वोल्टेज का प्रवाह नहीं होता है, प्रतिरोध का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह होता है परंतु दिशा नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आंसर सही होगा। देखिए कैसे होगा, आप एक परिपथ देख रहे हैं, ये परिपथ है विद्युत परिपथ, इसमें आप देखिए धारा प्रवाहित हो रहा है, ये तीर जो दिख रहा है ये धारा की दिशा है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये ऐसे होना चाहिए, ये धारा की दिशा है। तो धारा की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बहने के विपरीत दिशा में धारा बहता है। इसका मतलब अगर ये धारा इस दिशा में बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत में बहेगा, फ्लो करेगा, तो यहाँ पर परिपथ में आपको दिखाई क्या दे रहा है, राइट में जा रहा है। यहाँ से देखिए राइट में धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो राइट में जब ये प्रवाहित हो रही है, दक्षिणावर्त में प्रवाहित हो रही है, तो लेफ्ट में दक्षिण का विपरीत क्या होगा, उत्तर होगा, अर्थात वामावर्त होगा। तो यहाँ वामावर्त में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। इसका आंसर जो है डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पांचवा क्वेश्चन कहता है क्या है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। देखिए हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में भी, अभी भी कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से है कि ये हो गया परमाणु, इसका हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस में होता क्या है, तो प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये किस बल द्वारा जुड़े होंगे, नाभिक में है तो निश्चित रूप से नाभिकीय बल द्वारा। किस बल द्वारा जुड़े रहेंगे, नाभिकीय बल द्वारा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो याद रहे, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात आए, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आए, ये सभी एक दूसरे से नाभिकीय बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। छठा है पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण तना सूरज की ओर रोशनी की ओर झुकता है, जिसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा और आपका ऑक्सिन होगा। देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन्स है, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। हार्मोन्स की खोज की बात करें तो 1880 ईस्वी में हुआ था और इसकी खोज डार्विन ने की थी। तो 1880 में डार्विन ने ऑक्सिन की खोज की थी, या पादप हार्मोन्स की खोज की थी, और पादप हार्मोन्स में ऑक्सिन की खोज की थी। तो ऑक्सिन का तो आंसर समझ में आया है। अब अगला जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन पौधों को लंबा करने में सहायता करता है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि इस पौधे के बौनेपन को समाप्त करता है। बौनेपन से क्या करता है, लंबा होने में मदद करता है जिब्रेलिन, ठीक है ना। तो पौधों में लंबा होने का जो कारण है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन फूल बनाने में भी मदद करता है, जो पुष्प बनते हैं तो उसमें भी जिब्रेलिन का हेल्प होता है। और इसके साथ साथ साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। तो याद रहे साइटोकाइनिन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और जिब्रेलिन पौधों की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो आपको ऑक्सिन दिख रहा है ये तो क्वेश्चन का आंसर ही है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड एक अम्ल होता है जो कि विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। और जिसमें जिसमें विटामिन सी का स्रोत है उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, क्षमता कहते हैं। आप जानते भी हैं कार्य बराबर नहीं, कार्य नहीं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय बराबर शक्ति होता है, ठीक है ना। इसीलिए जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक होगा, वही जूल प्रति सेकेंड बराबर वाट होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका आंसर होगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल में बनने वाली लहरें होती हैं अनुप्रस्थ,
फिर उसके बाद में स्थिर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग शब्द है, यहाँ पर दिया है समुद्र तल में। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, फिर उसके बाद में आंसर पर आते हैं। यहाँ पर अगर ये समुद्र तल है तो इस पे जो लहरें उत्पन्न होंगी उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तल पर जब ये लंबवत होता है तरंग, तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ पर क्या आंसर अनुप्रस्थ होगा या अनुदैर्ध्य होगा? तो यहाँ पर आंसर हमें क्या देना चाहिए? अनुदैर्ध्य होगा मान लीजिए। तो समुद्र तल के ऊपर विस्फोट होने से नहीं होगा, ये तो ज्वार एवं भाटा के कारण होता है, और विस्फोट होने से क्या होता है? विस्फोट अंदर होगा। अब समुद्र, जैसे अब ये समुद्र का तल है तो यहाँ पर विस्फोट होगा जब अंदर, तो यहाँ पर जो तरंग उत्पन्न होगा तो ये वाला तरंग न उत्पन्न होकर के सीधा उत्पन्न होगा। सीधा मतलब समानांतर उत्पन्न होगा। समानांतर उत्पन्न होगा तो इसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य, जो कि ध्वनि में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका अनुदैर्ध्य होना चाहिए। तो अतः यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए आपका। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा डी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यह आंसर आपको याद होना चाहिए कि समुद्र तल में जो विस्फोट होता है उसके कारण जो तरंग उत्पन्न होती है, जो लहर उत्पन्न होती है, उसे हम अनुदैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर के क्या बनाते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा क्या है? तो किसी पिंड के द्वारा, किसी पिंड के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी पिंड के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आप बताइए, अगर मैं इसे एक पहाड़ ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर मानकर चलिए एक पहाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पिंड हो गया, यहाँ पर एक पिंड है, ये अपना लुढ़केगा यहाँ आ जाएगा, और एक पिंड एकदम शीर्ष पे है। अब इसको फिर से यहाँ से लुढ़काएंगे, ये भी नीचे आएगा। तो आपको क्या लगता है किसमें ज़्यादा एनर्जी होगी? ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। सीखने के लिए ये करिए, अपने हाथ पर कुछ कम ऊंचाई से पेन गिराइए, फिर उसी पेन की ऊंचाई बढ़ाकर कुछ ज़्यादा ऊंचाई से पेन गिराइए, देखिए किससे ज़्यादा चोट लगता है। तो निश्चित रूप से जो ऊपर से गिराएंगे, ज़्यादा ऊपर से गिराएंगे, उससे ज़्यादा चोट लगेगा। अर्थात यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी होगा, क्योंकि स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, और दूसरा जब ये लुढ़केगा तो गतिज ऊर्जा होगा, इसमें लुढ़केगा तो गति करेगा। तो अतः यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर दोनों होगा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। तो उम्मीद करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कार्य बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर एफ डी कॉस थीटा, एफ डी या कहीं कहीं एफ एस होता है, तो उससे दिक्कत नहीं है। तो देखिए एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो और आपको पता होगा कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब जब हम यहाँ पर कॉस का वैल्यू 0 रख दें तो एफ में चाहे जितना बल हो, डी में चाहे जितना विस्थापन हो, 0 में गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अर्थात जब लगाए गए बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो वहाँ पर कार्य शून्य हो जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 70 kg भार को उठाने के लिए इतना जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया
भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास क्या दिया है यहाँ पर केजी। देखिए यहीं पर अभ्यर्थियों को दिक्कत होता है। दिक्कत क्या, तो सर हमको सवाल नहीं समझ में आता है। तो दो बातें पहले लिख लिया कीजिए कि क्या क्या है। केजी किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है, तो आप तुरंत क्या लिखेंगे कि m बराबर 70 kg। एक बात कंफर्म हो गया कि द्रव्यमान दिया है। जूल किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे कि कार्य का मात्रक है सर, ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा है ना। तो चलिए एनर्जी, ऊर्जा बराबर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 9800 जूल, ठीक है। अब आपसे पूछा है ऊंचाई, तो आप बताइए किस ऊर्जा में ऊंचाई पढ़े हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में सर ऊंचाई होता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या होता है, एच भी होता है, क्योंकि ऊंचाई पूछ रहा है। इतना आपको आना चाहिए, और उसी को आएगा जो थियरी अच्छे से पढ़ा है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर m g और h होता है, ठीक है। अब देखिए U का वैल्यू कितना है सर, ऊर्जा दिया है 9800 जूल। m का वैल्यू कितना है 70 kg। g का वैल्यू आपको 10 मान करके चलना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h अपने आप आ जाएगा। तो देखिए मैं इसका वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे। चलिए U का वैल्यू 9800, ठीक है। अब देखिए m का वैल्यू 70 kg, g का वैल्यू 10 लिख देता हूँ, और h जो है मालूम करना ही है, h लिख देता हूँ। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म, 7 से काटेंगे 14 7 98। ऊंचाई कितना आ गई मित्रों, तो 14। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर 14 मीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके देख लिया कीजिए, फिर वीडियो को रिमाइंड करके भी देख लिया करिए। रिवाइंड करने से ये होगा कि आपके माइंड में वो चीज़ें बस जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, आइए जूम करके देख लेते हैं। इसके दे रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। देखिए अब ये क्या है, आवर्त सारणी याद होना चाहिए। देखिए अभी 3 सेट किए हैं, तीनों में आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको ध्यान देना है थियरी के साथ। इसके अलावा केमिस्ट्री बहुत मन से पढ़ना है। केमिस्ट्री में परमाणु संरचना होता है एक टॉपिक होता है पीरियोडिक टेबल। ये तो एकदम महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे क्या होगा। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है वो डी ब्लॉक से संबंध रखेगा। अब आप कहेंगे कि आपको तो याद है सर, आपने कर लिया, मैं कैसे रटूं, तो रट नहीं सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पहले तो वो हमें सीखना है। देखिए मैं यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर इस तरीके से दो, देखिए 2 वर्ग ये हो गया। अब यहाँ से जो है डी ब्लॉक है पूरा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका पी ब्लॉक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये है पूरा पी ब्लॉक, ठीक है। ये है पूरा डी ब्लॉक, ठीक है। ये है पूरा एस ब्लॉक, ये वाला जो है दोनों, ये दोनों है एस ब्लॉक। और जो एफ ब्लॉक होता है वो कहाँ होता है, इसी के ठीक नीचे होता है, ठीक है, इसी के ठीक नीचे होता है। तो यहाँ पर जो होता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के एलिमेंट होते हैं। तो अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूं नहीं समझ में आएगा आवर्त सारणी। मैं बता रहा हूं कि इस डायग्राम का एक आवर्त सारणी होगा, उसको आप खरीद करके रट जाइए चाहे जैसे भी, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो परीक्षा में आप एक ही नंबर से पीछे होंगे और कहेंगे 1 नंबर से मैं फेल हो गया। एक नंबर का बहुत महत्व है। सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। यहाँ पर 12 नंबर का सवाल हमको देखना है, किधर गया भाई। देखिए अब अभी क्वेश्चन था हम लोगों के पास और वो क्वेश्चन चला गया है, लेकिन इधर है, थोड़ी सी गलती से यहाँ पर है हम लोगों के पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए जो पढ़ा है उसको तो आया है, जो नहीं पढ़ा है आवर्त सारणी उसको नहीं आएगा।
13 नंबर का क्वेश्चन है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार करने के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। तो किसमें क्या होगा आंसर? कोलेन काइमा होगा कि स्क्लेरेन काइमा होगा कि पैरेन काइमा होगा कि फ्लोएम होगा? तो इसकी भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। कोलेन काइमा क्या है, स्क्लेरेन काइमा क्या है, फ्लोएम क्या है, पैरेन काइमा। तो यहाँ पर आंसर होगा पैरेन काइमा। याद रखिएगा। देखिए पूरा अगर मेरा वीडियो देखते जाएंगे तो मैं अब इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कारण क्या है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्लोएम को भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ्लोएम क्या करता है, खनिज पदार्थों को ले जाता है पूरे पार्ट में, और इसके अलावा जो भोजन बनता है उस भोजन को पूरे पार्ट में ले जाता है, वही जाइलम जल ले जाता है। नेक्स्ट है, तत्व का परमाणु सबसे बड़ा। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक से तत्व अब क्या भरेंगे यहाँ पर? का परमाणु सबसे बड़ा, और यहाँ पर क्या भरेंगे आप? का परमाणु सबसे छोटा। तो मतलब किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होगा, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा? फिर से आवर्त सारणी, बिना आवर्त सारणी का आप हिल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे छोटा तो हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन लिथियम सबसे बड़ा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम सबसे छोटा होता है और फ्रांसियम सबसे बड़ा है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए क्या होता है, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको आता रहे। मैं तो चाहता हूँ आ जाए आपको केवल मेरे प्रैक्टिस से ही। यहाँ पर देखिए क्या है, मैं एक वर्ग बना रहा हूँ यहाँ पर एस ब्लॉक का, और यहाँ पर एस ब्लॉक का है, और ये डी ब्लॉक के बाद यहाँ पर आपके पास पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में जो यहाँ पर है मतलब हीलियम है, फिर नियॉन है, ठीक है ना, ही ने अर कर जीरन ऐसे याद किए हैं, तो ये मानकर चलिए दूसरे नंबर पर है, परमाणु क्रमांक 2 है। यहाँ पर हम लोग कैसे याद किए थे? ह ली ना, ठीक है ना, क रब कस, ठीक है, रब कस फर, CS और फ्रांसियम। तो सबसे नीचे ये है, तो इसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है इन सब में, इसलिए सबसे बड़ा परमाणु इसका होगा, और ये सबसे ऊपर दिख रहा है तो सबसे छोटा परमाणु क्रमांक होगा, इसलिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे छोटा होगा हीलियम और सबसे बड़ा होगा फ्रांसियम। किसके अनुसार? इस ऑप्शन के अनुसार, अदरवाइज ऐसे तो हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 किलोग्राम की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? तो ये देखिए संवेग संरक्षण का नियम फॉलो कर रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या है कि गोली जितनी मतलब रफ्तार से आगे जाएगी उतना ही संवेग से वो बंदूक पीछे धक्का देगा, इसलिए बंदूक को अपने सीने पर रख करके या कोई दबा करके बाजू से गोली चलाई जाती है। तो देखिए इसका क्या होगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस आपको याद होना चाहिए कि बंदूक का कितना है और उसका कितना, तो यहीं पर मैं कर देता हूँ। तो देखिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये क्या होता है? संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि संवेग हमेशा सदैव संरक्षित होगा ना। अब इस हिसाब से क्या होगा, संवेग ना ही उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। देखिए M1 और V1 की बात करें तो यहाँ पर द्रव्यमान आपको कितना दिख रहा है? 120 kg, यहाँ पर 120 kg मैं लिख दे रहा हूँ, गुणते V1 पता करना है, यही तो प्रतिघाती पता करना है, इज इक्वल टू M2 कितना है? तो आप बड़े आराम से देख रहे हैं 0.04, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0.04 लिख दे रहा हूँ, 0.04 kg। ओके, अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया है इसकी गति, तो मीटर पर सेकेंड में इसकी गति दिया है तो मैं लिख देता हूँ 90 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमको वेग बताना है, तो अब जब ये V1 दिख रहा है तो V1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए पक्षांतर कर दीजिए, V1 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 90 अपॉन कितना है 120, ठीक है। तो ये देखिए 30 × 90, 3 बार में
30 चौके 120, 4 से इसको काटे, कितनी बार में आ गया 0.01 में। अब इसका आंसर जो लिखेंगे 3 1 जा 3। अब यहाँ एक बार में कट गया था ना, एक बार में कटा था, 3 एक कम 3 लिख दिए, तो 0.03 होगा इसका आंसर। ठीक है, 0.01 मीटर पर सेकेंड। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3 गुणते 10 पे घाते -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये आंसर होगा। समझ में आया ये कैसे किया हूँ। यहाँ पर दशमलव है, अब 1 2 दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत पढ़े हैं, दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग क्यों करें, 1 2 अंक पे दशमलव है इसलिए। अब इसी को जब लिखेंगे इस फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से प्रयास करूँगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप एंजॉय किए होंगे और समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जूम कर दें इसको, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है। आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में जितनी बार कंपन किया जाता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। हमने क्या कहा, 1 सेकंड में। देखिए क्या है, मानकर चलिए ये मध्यमान एरिया है, यहाँ पर देखिए ये 1 सेकंड में मानकर चलिए इतना हुआ, तो इसकी आवृत्ति कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो 1 सेकंड में 5 बार कंपन की है, तो इसकी आवृत्ति कितना हो जाएगी दोस्तों, इसकी आवृत्ति जो है 5 हर्ट्ज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बारी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखिए हमने कहा 1 सेकंड में अर्थात प्रति सेकंड में जितनी कंपन करता है वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। तो यहाँ पर सेकंड टाइम कितना लगा था, 2.5 सेकंड, ठीक है, और 2.5 सेकंड, और चक्कर कितना ले रहा था, कंपन कितना कर रहा था, तो 40 कंपन, ठीक है ना। तो प्रति सेकंड होता है, तो बस यहाँ पर 40/2.5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 10 कर देता हूँ, यहाँ दशमलव हट गया, ठीक है। 5 5 25, 5 दूना 10, 5 बट्ठे 40, 8 दूना 16, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 16 हर्ट्ज, ठीक है ना। मतलब वह 1 सेकंड में 16 बार कंपन कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए 16 हर्ट्ज, आसान क्वेश्चन दे रहा है। रेलवे ग्रुप डी कोई हवा नहीं है, बस हवा ये होता है कि साइंस कठिन कर देता है। और आजकल तो फैशन हो गया है साइंस पूछने का। ये देखिए पेट का एग्जाम देंगे, साइंस पूछ रहा है, कोई भी जीके जीएस वाले, ये जीएस वाले पार्ट में आ जाएगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में तो 25 क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल होते हैं। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये केमिस्ट्री का मोल वाला क्वेश्चन आ गया। तो मोल बराबर क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मोल कंसेप्ट से एक सवाल है। तो मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर मात्रा होता है ग्राम में, ठीक है, बटे अणुभार होता है, ठीक है, अणुभार। मुझे बताना होगा तो तुरंत बता दूंगा समझाने के लिए। अब देखिए मोल बराबर मात्रा, तो मात्रा कितना दिया था नहीं पता है, तो भाई देख लेते हैं फिर से एक बार, देखने में क्या हर्ज है, 25 ग्राम है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये याद रहे, तो 25 ग्राम मैं लिख देता हूँ। चलिए 25 ग्राम, मात्रा कितना है 25 ग्राम। अब सर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। देखिए जल्दी में क्या हो जाता है कि क्वेश्चन में सूत्र लिखने में गलती हो गया था, मैंने धावन सोडा का गलत लिखा था, वॉशिंग पाउडर का, ठीक है ना। लेकिन अब सब ठीक है, जो देख रहा है रेगुलर वीडियो उसको समझ में आया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। तो अब सर अणुभार कैसे निकालते हैं, तो फिर वही बात, हमें परमाणु क्रमांक परमाणु भार याद होना चाहिए। तो इसका 1 होता है तो 2 लिख देंगे, इसका 32 होता है और इसका 16 होता है, और ये 4 बार है तो 64 हो जाएगा। इस तरीके से इसका 64 हो गया, कुल 98 होता है। तो 98 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, अब 98 से भाग दीजिए, मोल आपका आ जाएगा। तो देखिए अगर 100 होता, अंदाजा देखिए कैसे लगाते हैं, तो 100 होता तो 0.25 होता,
ठीक है ना। क्या इसके करीब कोई आंसर है क्या ऑप्शन में? तो ये देखिए है, बिल्कुल है। तो ये देखिए 0.025 हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, 25 हो ही नहीं सकता, तो यही करीब में यही आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भाग कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आवर साइड से कितना सवाल आ रहा है, कितना सवाल आ रहा है आवर साइड से। समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो 18वें समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। 18वें समूह को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। जब मोजले आए तो 1 से लेकर 18 तक वर्ग बना दिए, लेकिन जब मेंडलीव थे तो समूह ए समूह बी करते हुए वो शून्य वर्ग में ही ने अरकर जीरन मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन को रखा था। देखो याद करने का ट्रिक क्या है, मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, उसके बाद में है आपका रेडॉन। ठीक है ना। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो ये जितने भी तत्व हैं इसमें जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, अक्रिय गैस तत्व हैं या निष्क्रिय गैस तत्व हैं। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन भी हो गया, 19 वाला क्वेश्चन हमें देखना है। कह रहा है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो फिर ये संवेग संरक्षण से एक प्रश्न पूछ दिया है और यहाँ पर आंसर होगा संवेग। संवेग ही संरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो याद रहे बल संरक्षित नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा संरक्षित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, विस्फोट के कई टुकड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षित होगा, यहाँ पर वेग संरक्षित होगा, अतः यहाँ पर संवेग संरक्षित होगा। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। देखिए फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हर शिफ्ट में आ रहा है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार कितना होता है, 1/6 गुना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1/6 गुना। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 60 न्यूटन के हैं तो वहाँ पर 10 न्यूटन के हो जाएंगे चंद्रमा पर। ठीक है, अब अंतिम टॉपिक है हम लोगों का, उसको देख लेते हैं। ये 21 से क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए कह रहा है 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं। अब ये बायो का है और ये कंसेप्चुअल है, ये मैथ है। बायो में भी मैथ कोई कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन बायो में भी मैथ होता है और मैं इसको हल करके बताऊंगा। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस केवल समझा दूंगा कि क्या होता है। देखिए जब हाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है और गोले कितने हैं, 500 गोले नहीं हो, गोल हरे और सिकुड़े हुए बीज हैं। ठीक है ना। तो जब ये इनका क्रॉस कराया जाएगा तो इनका एक अनुपात होता है, ये इस अनुपात में हो जाएंगे 9:3 होता है, 9:3:3:1। इस रूप में ये क्या होता है, इसके बनेंगे। तो ये जो पूछ रहा है ना कि गोल और पीले होंगे, तो गोल और पीले होने के लिए सबसे जो 9 वाला दिख रहा है वो क्या होगा, आपका गोल और पीला होगा। ये क्या होगा, ये गोल और पीला होगा। ठीक है ना, गोल व पीला। अब हल कैसे करें हम, तो हल करने के लिए देखिए कितने टोटल हो जाएंगे, मैथ तो पढ़े ही हैं। 9 3 12, 12 3 15, 16, टोटल 16 में से 9 क्या होंगे, गोल और पीले होंगे। तो चलिए करते हैं, इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 16 है। ठीक है, और इनमें जो अनुपात है, और ऐसे कुल कितना है, 556 था, 556, और हमें गोल पीला लेना है तो 9 ही था ना। अब इसको हल करिए आप, जितना आएगा वो हो जाएगा आंसर। अब इसको हल करने में अब कितना आएगा आंसर देख लेते हैं। 16 3 48, 7 बचा 76 हो गया, 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो लगभग
क्या आ जाएगा, 9 चौका 36, 9 3 27, 27 3 30, 306 के पार ही आएगा। अब आंसर ऑप्शन पर हम लोग देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन 306 के करीब में जो होगा वही होगा आंसर हम लोगों का। तो 315 दिख रहा है, हो गया, एक ही बार में आंसर हो गया ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब देखिए आगे दे रहा है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। नर जनन कोशिकाओं का, तो नर जनन यहाँ पर कोशिकाओं लिखा है, जनन कोशिका, तो जनन कोशिकाओं का नर में पूछा है, तो नर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में। तो शुक्राणु जो है वृषण से बनता है, वृषण से उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर आंसर बी होगा। कभी भी पूछे नर जनन कहाँ होता है, कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है, तो वृषण होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आवर्त सारणी जो पढ़ा होगा वो उसका तो बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, लेकिन ये सामान्यतः होती है। लेकिन पूछ क्या रहा है, ऑक्सीजन के सापेक्ष, तो यहाँ पर आंसर 7 होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, ये है क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, ठीक है ना। तो इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 होगी, ठीक है। कितनी होगी, 1, क्योंकि 1 लेके 8 बना लेगा। लेकिन कह रहा है ऑक्सीजन के सापेक्ष होगा, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष यह होगा कि 7 का 7, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जब बनाएगा तो Cl2O7 का भी एक यौगिक बनाता है, डाइक्लोरो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा ऑक्साइड। समझ में आया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के सापेक्ष 7 होगी संयोजकता, ये याद रहे। और ऐसे सामान्यतः क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पर आंसर 7 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार क्लोरीन का तो संयोजकता 1 होता है, एक ऑप्शन में दिया ही नहीं है, और इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 7 आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। मैग्नीशियम के समान, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पहले कितना होता है, तो पहले आप ये जान लें कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। और 12 होता है तो इसका जब आप बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या बनाएंगे, 2, 8 और 2। अब आपको देखना है कि अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु क्रमांक का है तो समझिए कि हम आंसर कर ले जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा परमाणु क्रमांक है ऐसा। यहाँ पर देखिए क्या है, 13 है, 11 है, 4 है, 19 है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, 13, 11, 4, 19, 13 भी है, 11 भी है और 4 भी है और 19 है। मुझे हल करना होता तो मैं तो बता देता कि भाई इसका 4 होगा आंसर, लेकिन आपको दिखाना है मुझे। तो चलिए 13 को क्या लिखेंगे, 2, 8, 3। तो क्या इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आए, नहीं आए, ये नहीं हो सकता। ये देखिए 2, 8 और 1, क्या इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आए, नहीं आए, ये नहीं हो सकता। चौथे का देखिए 2 और 2, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 4 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का जो रासायनिक गुण होगा मैग्नीशियम के समान होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।